नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत। आज 25 जून है और आज हमारे देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। मैं इसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, कुछ उनके पहलुओं पर बात करना चाहता हूं। तो कृपया इसे ध्यान से सुने और इसे अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर पसंद ना भी आए, आपको इसके खिलाफ भी कुछ लिखना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें कमेंट ज़रूर लिखें। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान में आपातकाल लगाने की परमिशन है, लेकिन वो विधिवत होना चाहिए। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 के तहत किसी नेशनल इमरजेंसी में राष्ट्रपति अगर चाहें तो कैबिनेट के अनुमोदन के बाद देश में आपातकाल या देश के किसी भी एक हिस्से पे आपातकाल लगाने की घोषणा कर सकते हैं, जिसमें मुख्यतः जो है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की अगर आशंका या पुख्ता जानकारी हो, उसके आधार पर यह आपातकाल लग सकता है। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि 1978 में, यानी इस आपातकाल के उठने के बाद 44वें 44th अमेंडमेंट में संविधान में जिसे पहले की आंतरिक अशांति कहा जाता था, उसकी जगह इन सब चीज़ों को युद्ध और जो बाहरी आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, ताकि वो एकदम स्पेसिफाई हो। आंतरिक अशांति कहकर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको बात ना की जाए, इसलिए ऐसा इसमें किया गया। 25 जून 1975 को इसकी घोषणा हुई और 21 मार्च 1977 को इसे विधिवत तरीके से, कारण कुछ भी रहे हों, इसे हटा दिया गया। अब इसके हम थोड़े बैकग्राउंड में जाते हैं। तो 1971 में जब युद्ध हुआ था, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश उससे अलग कर दिया था। उस समय भी आपातकाल लगी थी और वो आपातकाल 1977 तक, 21 मार्च 1977 तक हटा नहीं था। यानी 25 जून 1975 तक भी आपातकाल लागू था, ये हम समझ लें। तो यानी युद्ध था 71 में, 75 में, इस 71 से 75 के बीच में हमने परमाणु परीक्षण किया, जिसपे हमारे ऊपर बहुत दबाव रहा पश्चिमी ताकतों का। उसी दरमियान तत्कालीन सरकार ने प्रीवी पर्स, जो कि राजा और महाराजाओं को एक पेंशन के तौर पर आज़ादी के बाद दिया जाता था, उसे बंद कर दिया। जितने भी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और उस समय जो सरकार के विरोधी थे, तथ्यात्मक तौर पर एक मिलता है कि उस समय पुलिस और फौज को विद्रोह करने के लिए आह्वान किया गया था कि सरकार के खिलाफ आप विद्रोह करें, ये आह्वान किया गया था। यानी कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कि एक पक्ष बहुत मजबूत होता दिख रहा था। उस पक्ष को आप कहें कि जो बहुत भारी तादाद में जो गरीब और आम जनता है, उनके पक्ष में था कि देश के हित के लिए परमाणु परीक्षण हुआ, प्रीवी पर्स बंद किए गए, करोड़ों करोड़ों रुपए जो राजा महाराजाओं को दिए जाते थे वो बंद कर दिया गया। बैंक जो उसके पहले निजी हुआ करते थे वो राष्ट्र की संपत्ति हो गई। यानी अच्छी चीज़ें आम जनता के लिए उपलब्ध होने की तैयारी थी। इस समय, इसी के समय ये आह्वान होता है और उसी के तारतम्य में आंतरिक अशांति के तौर पर जो खुफिया जानकारी थी, उसके आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो कैबिनेट द्वारा अनुमोदित होती है और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है। इस तरीके से 25 जून 1975 को आपातकाल लगा। और उस समय की जो परिस्थिति है उसमें आप देखेंगे कि जो विपक्षी दल था उस समय, विपक्षी जो पक्ष था, उनका झुकाव पश्चिम की तरफ था। ये किसी से छिपा नहीं है, वो भी खासकर अमेरिका की तरफ।
उनकी जो है फंडिंग हो रही थी, शंकास्पद कुछ फंडिंग हो रही थी, इसकी भी जानकारी सरकार को थी। और उस समय की जो मजदूरों की, किसानों की जो वास्तविक समस्याएं थी, उनका राजनीतिक दोहन करने का एक उपाय किया गया था। आपातकाल लग जाती है और आपातकाल लगने के दरमियान संघ द्वारा आपातकाल का समर्थन किया जाता है। उस समय के जो संघ प्रमुख थे उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखकर इसका समर्थन किया था। ये भी अपने आप में एक तथ्यात्मक चीज़ है। लिखित में इन्होंने आंदोलनों से किनारा किया था, ये भी एक तथ्य है। और उसी दरमियान जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें जो अति महत्वाकांक्षी जो लोग थे वो एक पहलू था। और संजय गांधी जी की जो पत्नी थी मेनका गांधी जी, उनके माध्यम से भी कुछ प्रत्यक्ष रूप से इसको हवा दी गई। और सरकार को बर्खास्त किया गया। ये आपको बताया जाता है सरकार को क्यों बर्खास्त किया गया। एक छोटा सा पहलू था जिसमें एक आईएएस ने एक सभा के लिए, इंदिरा गांधी जी की आम सभा के लिए कुछ खर्च किए गए थे जिसका ब्यौरा या परमिशन नहीं ली गई थी। उसके बाद उसके कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बर्खास्त की थी प्रधानमंत्री की उसको, और उसके कारण सरकार बर्खास्त हो गई थी। उसी दरमियान ये आपातकाल लगा दिया जाता है। तो हम पाते हैं कि 19 महीने तक, जिसे भूरा कह लीजिए या काला कह लीजिए, एक अध्याय आया 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। फिर उसी संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से आपातकाल लगाया गया था, उसी संवैधानिक तरीके से ही आपातकाल को हटाया गया, उसकी समाप्ति की घोषणा की गई। और उसके बाद इंदिरा गांधी या कहें कांग्रेस सरकार की जबरदस्त हार होती है, सरकार गिर जाती है। कुछ महीनों तक विपक्ष की सरकार आती है जो परिस्थिति को संभाल नहीं पाती है, और फिर से चुनाव होता है। उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी या कांग्रेस जबरदस्त वापसी करती है और ये इतिहास में दर्ज है। इंदिरा गांधी के जैसे ही सत्ता में वापसी होती है, उसी के साथ ही साथ आप पैरेलल में देखेंगे, ये दो स्टोरी हैं जो आपको समझना होगा। 1980 से 84 तक और 1984 से 91 तक, ये दोनों कालखंड को आप समझिए। इंदिरा गांधी जी के वापसी के बाद खालिस्तान आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ता है। स्वर्ण मंदिर में फौज को भेजने की परिस्थिति बनती है, जिसके खिलाफ में सिख समुदाय आ जाता है। और इसी के परिणति के तौर पर उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, उनके आवास पर ही, उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ही प्रधानमंत्री जी की हत्या कर दी जाती है। ये सारी चीजें देखिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, परमाणु परीक्षण, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, प्रीवी पर्स के बंद होना, और इंदिरा गांधी जी की फिर वापसी भी होना, फिर खालिस्तान आंदोलन बढ़ना, फौज को भेजा जाना, और उसी परिणति में इंदिरा गांधी जी की हत्या। यानी सरकार डामाडोल स्थिति में 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। उस दरमियान कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी राजनीति में आते हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। और एक फिर उनके बनने के कारण, जिसे बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण जो दंगे हुए, मैं समझता हूं कि वो जो दंगे हुए वो राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनाए जाने के विरोध में जो दंगे हुए, जिसके कारण हजारों सिखों को मारा गया। उनके पृष्ठभूमि में कौन थे ये भी आपको समझना चाहिए। और उसके बाद जो चुनाव हुए 84 के चुनाव में, राजीव गांधी
और कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीतती है, 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आती है। और उनके आने के बाद फिर से वही हिस्ट्री रिपीट होती है। खालिस्तान की जगह लिट्टे समस्या, बाकी चीज़ों की जगह बोफोर्स कांड, और उस बोफोर्स कांड को इतना उछाला जाता है कि सरकार अगले चुनाव में हार जाती है। बीपी सिंह जी की सरकार आ जाती है और फिर आप वही चीज़ देखें कि पुख्ता खुफिया जानकारी होने के बावजूद एक आम सभा के स्थल पर जहां पे हजारों लोग उपस्थित थे, वहां पर आत्मघाती दस्ते के तौर पर एक एक्स प्रधानमंत्री को 1991 में खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर भी राजीव गांधी जब आए तो वो कंप्यूटर युग की तरफ, 21वीं सदी की तरफ भारत को बढ़ता हुआ एक वैज्ञानिक सोच के साथ लेकर जाने का था। और उस चुनाव में कांग्रेस जीती, जिसे कहा जाता है कि राजीव गांधी जी की मृत्यु के कारण, सहानुभूति के कारण जीती। लेकिन अगर राजीव गांधी होते भी तो वो इतने ही ज़बरदस्त तरीके से सत्ता में वापसी कर रहे होते, लेकिन वो रास्ते से हटा दिए गए। उसके बाद आप देखते हैं 1991 से लेकर गांधी या नेहरू परिवार का कोई प्रत्यक्ष तौर पर कोई सरकार में कोई दखल नहीं रहा। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही नेहरू और गांधी परिवार के लोग राजनीति में आने के लिए सक्रिय होते हैं, सोनिया जी राजनीति में आने के लिए सक्रिय होती है, तो उनका चरित्र हनन चालू कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भी 1996 से लेकर 2004 तक अटल जी की सरकार रही। वो उस पर चर्चा किसी और रोज। लेकिन 2004 में सोनिया जी या कांग्रेस पावर में आती है। सोनिया जी के बारे में कहा जाता है कि उनको प्रधानमंत्री न बनने देने के लिए बहुत विरोध हुआ था और इसलिए उन्होंने छोड़ दी वो चीज़। लेकिन आज आप या भारत की राजनीति में समझें, व्यक्ति एक दिन या एक घंटे के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनना चाहता है ताकि इतिहास में उसका नाम उस पद के साथ जुड़ जाए और जीवन पर्यंत उस चीज़ की सुविधाएं उसको मिलती रहे। उस चीज़ को सोनिया गांधी जी ने, चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने विरोध के कारण उस चीज़ को छोड़ा, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, एक अर्थशास्त्री, विश्व स्तरीय अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। अब फिर 1971 से, मैंने जो कहा था 1971 से 75 और 1980 से 84 और इधर 2004 से लेकर 2010 तक। इसको भी देखिएगा, इस 2004 से लेकर 10 तक में सरकार ने, जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेत यूपीए सरकार थी, उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया ताकि हर आदमी, हर बच्चा पढ़ाई कर सके, उसको शिक्षा मिल सके। भोजन का अधिकार दिया, जिसे आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने के नाम पर वाहवाही लूटी जा रही है, उस भोजन का अधिकार यूपीए सरकार ने दिया। जो जानकारियां आज लोगों को मिल पा रही है, वो सूचना का अधिकार दिया। और फिर ये सारी चीज होनी गई और फिर से इतिहास दोहराया गया और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक इसमें कोई शंका नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन जिस लेवल पे उसे दिखाया गया, उस समय के सीएजी विनोद राय साहब ने जो बताया था, वो कहीं प्रूव नहीं हुआ और कानूनी तौर पर भी कहीं स्टैंड नहीं किया। उसको लेकर अन्ना आंदोलन हुआ और सरकार 2014 में गिर गई। और 14 से लेकर आज, जब हम संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, करीब 12 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। उस 18-19 महीने के आपातकाल से, कि जो कि संवैधानिक तरीके से घोषित आपातकाल था,
जो 1977 को हटा दिया गया, उसकी बनिस्बत जो आज का जो अघोषित आपातकाल लगा है, जिसमें कहीं पर भी पुलिस प्रशासन का छापा, दबाव, जेल, विरोधियों को दुश्मन की तरह ट्रीट करना, पत्रकार हो, समाज सेवी हो, आप बाकी छोड़ दीजिए, युवा हो, किसान हो, जवान हो, वन पोस्ट वन पेंशन में फौजी, कृषि बिल में किसान, आयुष अग्निवीर और बेरोजगारी, नीट परीक्षाओं में युवा, इन सब के क्या हाल हैं किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इन चीज़ों में मैं कहना जो चाहता हूँ, आपको ये समझना होगा कि कौन है जो गांधी नेहरू परिवार की आड़ लेकर देश को कमजोर करना चाहता है, कौन है जो मुगलों के समय से लेकर अंग्रेजों से होते हुए आज तक जो सत्ता में रहा हो उसका समर्थक रहा हो, कौन है जो आज़ादी के आंदोलन से हमेशा एक किनारे पे रहा, कौन है जो दो राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थक रहा, और कौन है जो संविधान के बनने से लेकर बनने की प्रक्रिया से लेकर आज तक संविधान को बचा नहीं पाया या कहें उसका विरोध ही किया। कौन है वो जिन्होंने तिरंगा को 3 रंग का झंडा कहकर मनहूस बताया, उसका विरोध किया। कौन है जो देश के जो 85 से लेकर 90% लोग हैं उनके संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका विरोध करता रहा। कौन है जिन्होंने आधुनिकीकरण का विरोध किया। संसद में कंप्यूटर आया था तो संसद में बैलगाड़ी से गए थे, विरोध हुआ था। आज उसी डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटते हैं। कौन था आधुनिकीकरण का विरोधी? कौन है जो देश को आगे ले जाने की बजाय मनगढ़ंत बातें, कहानियां, मैथोलॉजी को लेकर झूठे इतिहास लिखकर पढ़ाया जा रहा है? कौन है ये लोग? कौन है जो महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, शिक्षा और बराबरी की बात करने पर कभी दंगे से, कभी विदेशी षड्यंत्र, कभी युद्ध जैसी भावनात्मक मुद्दे, जाति विद्वेष, मजहबी विद्वेष फैलाकर जनता को, खास करके जो युवा है उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है? सरकार जो है आम जनता की प्राथमिक जो ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है और स्वाभिमान से जीने का जो संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए सरकार है। लेकिन क्या आप पाते हैं कि अब पाते क्या हैं? आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा तो करीब करीब निजी हाथों में जा चुका है। रोजगार की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। और स्वाभिमान से जीने की बात है तो जो स्वाभिमान से जी रहा है वो देश का आज दुश्मन कहलाता है। आज सरकार की प्राथमिकताएं उन 10% या उससे भी कम लोगों के लिए कि उनकी भी आड़ लेकर गगनचुंबी इमारतें, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, नेशनल हाईवेज, आप बेसिक ज़रूरतें, जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर नहीं पा रहे हैं और आप दूर के सपने दिखाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज संवैधानिक हत्या दिवस मना रहे हैं, संविधान की हत्या दिवस मना रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर 1975 में 25 जून 1975 की संविधान की हत्या हो गई थी तो क्या 25 जून 1975 से लेकर ये संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की जो घोषणा की गई थी उस दिन तक हमारे देश में संविधान नहीं था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जिस्टेंस नहीं था? हम बिना संविधान के चल रहे थे? हत्या के बाद तो सब चीज़ खत्म हो जाती है। संविधान को लहूलुहान कर दिया, संविधान को घायल कर दिया, संविधान को मरणासन तक पहुंचा दिया, वहां तक भी समझ में आता है। लेकिन संविधान हत्या मतलब 1975 से लेकर पिछले साल तक करीब 50 साल क्या हम संविधान विहीन रहे? ये प्रश्न आप अपने आप से भी पूछिएगा। और जो मैंने पहले कहा कि 1971 से जो आपातकाल लागू था वो 1977 में खत्म हुआ।
75 में तो आपातकाल लगा ही हुआ था उसके पहले से, ये भी एक तथ्य है। युद्ध के कारण, उसके पहले युद्ध वाला कॉलम ही नहीं था जो 44 संशोधन में चेंज किया गया। जो आंतरिक अशांति की बात की गई थी, आंतरिक अशांति के कारण ही 1971 में लगाया गया, तो वो भी एक तथ्य है। तो चलिए, आप संविधान हत्या दिवस मनाइए, और आज के जो अघोषित जो आपातकाल की स्थिति बनती दिख रही है, उस पर भी मनन कीजिएगा। इससे किसी का भला होना नहीं। कुछ मुट्ठी भर लोगों के विकास को विकास नहीं कहते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों के सुख को सुख नहीं कहते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये हमारे इस धरती का सिद्धांत है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो नहीं सकता, सब खुश नहीं हो सकते, कोई ना कोई थोड़ा बहुत दुखी होगा। लेकिन बहुजन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिलेगा। इस पर विचार कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, गलत लगे तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं आपको तथ्य बताए हैं। आप तथ्य गूगल पे जाइए और देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या बाकी जो हैं उनसे आप इन चीज़ों को ना पढ़ें। टेक्स्ट बुक पे जाएं, गूगल पे जाएं, पढ़ें, ये तथ्य है। मैं आपको 1971 से लेकर आज 2026 तक की बात मैंने बताई है, 56 साल की, उतनी ही करीब आप मेरी उम्र है। आप इसको पढ़ें, समझें और अपने स्वविवेक समझ रहे हैं, स्वविवेक से इस पे फैसला करें। लेकिन सच में स्वविवेक हो। नमस्कार, जय हिंद।